नमस्कार दैनिक, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, लगातार कठुआ एनकाउंटर में हमने अपने 4 वीर योद्धाओं को खोया है। दिल से सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन वीर योद्धाओं को। देश सदैव उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। पर आखिर हालात क्यों बन रहे हैं? क्यों अब कठुआ को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है? कौन है वो ताकतें? क्यों नहीं पूरी तरह से लगाम कसी जा रही? ये कहा गया था धारा 370 एक बहुत बड़ा रोड़ा है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। धारा 370 को एब्रोगेट हुए ही आप जाते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद 2025 चल रहा। आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बेगुनाहों की जाने जा रही हैं। इन सब पर महराज मलिक हमारे साथ हैं। चलिए जानने का प्रयास करें क्या कहना है हमारे 4 वीर जवानों की शहादत पर। क्या कहेंगे जी महराज जी, क्या कहेंगे? अब घाटी की तरह कठुआ को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर कठुआ को लोलुहान करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इंसानियत का कत्ल किसी तर्ज से भी हो, बेगुनाहों का कत्ल हो या इंसान का कत्ल हो, गलत है। किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये गलतियां कई सालों से हो रही हैं और इन चीज़ों से हम लोग जूझ रहे हैं। आज एक माहौल बना था काम करने का, लोगों को रोज़गार चाहिए, जीने के वसाइल चाहिए, लेकिन आज भी फिर उसी माहौल के अंदर हम उलझे हुए हैं। ये बहुत सारी बातें हुई थी, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई थी जिनने वादा किया था, जैसे बीजेपी ने कहा था 370 से आतंकवाद को रोका जा सकता है, डेवलपमेंट करेंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे, करप्शन को ख़त्म करेंगे। देखिए, ना करप्शन ख़त्म हुई, ना बेरोज़गारी ख़त्म हुई, है ना। उसके अलावा आप देखेंगे ना ही हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर ये कुछ अजीब सा माहौल मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले कश्मीर के अंदर सुना जाता था, लेकिन 370 के हटने के बाद जम्मू के अंदर जितने वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है और ये सवालिया निशान है। बीजेपी की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और इसमें उन लोगों को सोचना चाहिए। उनके पास इस वक्त ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं उसके बावजूद भी ये कोई खुशी की बात नहीं है। कुछ लोग आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं। ऐसा नहीं है। मतलब आप देखो, मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, मर कौन रहा है ना। आम आदमी घरों के अंदर मैं देख रहा हूँ, लाशों को उठाकर कईयों के जनाजे हो रहे हैं, कईयों को अंतिम संस्कार हो रहे हैं ना। इंसानी तो मर रहे हैं। जो माहौल नहीं होना चाहिए वो माहौल क्यों है, उससे क्या ही हासिल है, क्या ही फ़ायदा है। लेकिन कुछ लोग ना इसको पता नहीं किस नज़रिए से देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। असली मकसद ये है कि लोग अमन चाहते हैं। बिल्कुल, चाहे आप कहीं के भी देख लो, कहीं के भी देख लो, अमन सारे लोग चाहते हैं, लेकिन अमन में खलल पैदा करने वाले जो लोग हैं उनको बाज आना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए कि निहत्ते लोगों की जानें अगर जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है, गलत रास्ता है। बिल्कुल, जैसे हमारे वीर योद्धाओं को जो आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े, तभी हम सब बेफिक्री की नींद घरों में सोते हैं। आखिर कब तक उनका बलिदान होता रहेगा? आखिर कब तक उनकी शहादतें होती रहेगी? 2 उनके मार गए, जो हमें इस समय तक सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है। ऐसे तो 3 बताया जा रहा है, पर 2 आतंकियों को मार गिराया, पर उसके बदले हमारे 4 जवान गए हैं। एक बड़ी तकलीफ दे क्षण है। इसमें अगर आप देखेंगे, एसओजी के ग्रुप्स वगैरह रहते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं, मिलिटेंसी को लेकर, पुलिस के नौजवान हैं। मैं कहता हूँ कि उनके बारे में हमने ये भी बात की थी, फ्रंट लाइन पर वो होते हैं, फ्रंट लाइनर होते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, लोकल्स रहते हैं, जिसमें एसपीओज हैं हमारे, वीडीसीज भी हैं हमारे, है ना। उन लोगों को ट्रेन भी किया जाना चाहिए और उनके बारे में भी सोचना। वो जो रिस्क अलाउंसेस हैं उन लोगों के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन लोगों के, देखिए वो तो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए। मैं तो कहता हूँ उन लोगों की जो शहादत है वो हमारे लिए, वरना उन लोगों ने क्या क्या करना है आगे किसको क्या पता है। उनको तो पता ही नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको क्या पता है कौन सी जगह कहीं पर भी ब्लास्ट हो जाएगी, कितने निहत्ते लोग मरेंगे। लेकिन फिर भी उन लोगों का पता चलना और उसके बाद उन पर कार्रवाई करना और हमारे नौजवानों का सीना खड़ा रखना, ये तो मुबारकबाद की बात है। इसलिए तो जम्मू कश्मीर ये कोई 2014 से नहीं हुआ है, 2014 से भी पहले अगर आप देखेंगे मिलिटेंसी के वाक़यात, हालात ऐसे रहे जब पाकिस्तान के वहाँ से वो आए थे, पाकिस्तान के लोग कुछ आए थे, तो कश्मीर के अंदर कश्मीरियों ने विद्रोह किया था। ऐसा नहीं है, हर इंसान जो है इसके खिलाफ है। मैं चाहता हूँ कि सरकार को इसके बारे में समझना चाहिए। जहाँ से ये लोग आते हैं, उन लोगों को रोका जाना चाहिए। अभी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, अभी ये भी पता है पाकिस्तान के लोग हैं। मैं पाकिस्तानियों को भी बताना चाहता हूँ, आपके अंदर, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आप हमारी रहबरी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, किन मुसलमानों की बात कर रहे हैं। फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन के अंदर चले जाए ना, वहाँ पे
इस वक्त हालात अलग हैं, उन लोगों को ज़रूरत है हमदर्दी उनके साथ निभा लीजिए, क्योंकि उस मुल्क के अंदर वो जो इस वक्त हालात हैं उन लोगों के साथ आप खड़े हो जाइए। आप उठ के आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो हमारे यहाँ अमन और शांति को भंग करते हैं। आपको तब भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था जो हमारे पूर्वज थे, वरना अगर चाहते वो लोग गए होते, है ना। तब तो बंटवारा जब हुआ था लोग जाना चाहते तो चले गए होते। पाकिस्तान कितना ही दूर है, जब वो आज भी आ सकते हैं तो यहाँ के मुसलमानों को जाने में क्या ही दिक्कत थी। ऐसा नहीं है, लेकिन उनके मुल्क की भी खस्ता हालत है और ये छुपी बात नहीं है। आज अगर आप देखेंगे जिस नाम से पाकिस्तान बना था उस नाम से वहाँ पर क्या हो रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि उस दलदल का हिस्सा बने। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि ये सारे चाहते हैं फसाद। फसाद कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। मरने वाला, मैंने कहा 2014 से पहले भी अगर आप देखेंगे मुस्लिम ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, मुस्लिम ही मरे हैं, मुस्लिम ही मारे। अब कुछ चीज़ें हैं ऐसा, आंकड़े में अगर आप देखेंगे मिलिटेंसी जब से आई है, सच में अगर सरकार आंकड़ा गिनाएगी तो मुसलमानों ने ज़्यादा नुकसान उठाया है, चाहे उस तरफ से हो या इस तरफ से हो। और इनको रोकने के लिए जो मैंने एसओजी की बात की, एसपीओज की बात की, वो लोकल हैं, चाहे वो कश्मीर के आप देख लीजिए, जम्मू डिवीज़न के देख लीजिए, या कल का वाकया देख लीजिए। हाँ, है ना। तो उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि उनका भी वही काम रहता है, वो भी अपनी जानों को नजराना पेश करते हैं। बहरहाल जब आप दूर अंदेशी से देखेंगे आज के इस दौर में भी अगर ये लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कैसे मुमकिन है। अगर बॉर्डर सील हैं, बॉर्डर पे सारी चीज़ें हैं, ड्रोन्स हैं, कैमराज हैं, सैटेलाइट से नज़र रखी जा सकती है, अमेरिका को पता चलता है कौन क्या कर रहा है, किस मुल्क के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, तो हमें अपने घर के अंदर की खबर नहीं कि हमारे घर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल मुझे लगता है सरकार को स्टेप लेने चाहिए, सेंटर की सरकार को, जिन्होंने कहा था हम ख़त्म करेंगे, जो वादे उन्होंने किए वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुआ। जी। अभी बहराज जी देखा जाए तो आतंकवाद के सामने कोई भी आपदा आती है, हमारे वीडी जी की बात करें या हम बात करें एसपीओस की, वो भी फ्रंट लाइन पर होते हैं, पर जब उनकी शहादत हो जाती है उनके परिवार का क्या। एक बड़ा ही गंभीर सवाल है ये। कल की बात करें उसमें भी हमारे एसपीओस आ गए हैं, तो उनके परिवार का क्या। अगर ऊपर वाला भगवान ना करे किसी की जान चली जाती, जो शहीद हो जाते हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं होता है। यहाँ पर एक ठप्पा लगाया है, उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए ना। यहाँ पर एक ठप्पा लगाया है, पता नहीं किस तर्ज पे ये रिक्रूटमेंट होती है। मैं कह रहा हूँ जान देने वाला और बेहतरी और इसकी बका को बाकी रखने के लिए जो लोग खड़े होते हैं, जो अपना सीना चौड़ा करके उनके सामने मुकाबला करते हैं, बराबर है, चाहे वो आर्मी में है, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, या एसओजी है, या वीडीजी है। बिल्कुल उसके बारे में सरकार को सोचना। और आज तक इंसाफ नहीं हुआ उन लोगों के साथ। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। बिल्कुल। अब मीडिया के लोग तो आते हैं, बड़े बड़े नेता तो आते हैं, हमारे शहीद हो गए, लेकिन उन शहीदों के परिवार के साथ क्या सलूक होता है वो किसी ने देखा। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा आपने नहीं बोला, मैं क्या बोलूँ, 4 जवानों ने शहादत दे दी, मैं क्या बोलूँ, इस पे क्या मैं कोई राजनीति करूँ। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार डंके की चोट पे बहुत कुछ बातें करती है, उन लोगों से मेरा एक सवाल है, हमारे कितने माएँ बहनें, उनके बच्चे, उनके परिवार के कितने लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने शहादत दी, शहीद हुए, और उसके बाद उनके घरों के साथ क्या हुआ आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। आज भी झूंझ रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोग और जो लोग बातें करते हैं, कम से कम उन शहीदों के परिवार के बारे में भी सोचो। ये नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं शहादत देना या अपने मुल्क की बेहतरी के लिए खड़ा होना, लेकिन उसके बाद जो उनका परिवार है उनका ख्याल करना इस मुल्क के लोगों की जिम्मेदारी है, और उनके साथ बाद में खड़ा होना ये बहुत ज़रूरी है। क्या कि उन लोगों को ये ना लगे कि हमारे माँ बाप की कुर्बानी कहीं ज़ाया हो, क्योंकि वो झूंझते जब है ना उनको तकलीफ होती है। बिल्कुल महराज जी, कल हमने देखा कि वहाँ के लोग, जो कठुआ और पिलावर के लोग, काफ़ी गुस्से में थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी जब पहुँचे, उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, आपने क्या कहा था कि होम डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत है, क्यों यहाँ पर आज खून खराबा हो रहा है, आज ब्लीड हो रहा है हमारा कठुआ जो है, कौन है जिम्मेदार, आप क्या कर रहे हैं। यानी काफ़ी उन्हें गुस्से का सामना करना पड़ा। अब जनता कहीं ना कहीं जागरूक हो चुकी है, जनता को पता है कि होम विभाग किसके अंतर्गत है, होम मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आ रही है, क्या सारा हो रहा है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं घाटी की तरह हालात जो है, कठुआ को निशाना बनाया जा रहा है। मासूम लोगों की जाने गई, 2 एक बार गई, 3 एक बार गई, जिसमें वरुण, दर्शन और योगेश थे। उससे पहले भी 2 लोगों की जाने गई। अब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, गुस्से में हैं। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भाजपा नहीं थी तो कश्मीर के अंदर हालात ख़राब थे, है ना। कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का उरूज रहा है। अब जब भाजपा आई है तो जम्मू के अंदर क्या माहौल, कौन ख़राब कर रहा है।
अगर ये बातें पहले कश्मीर के नेताओं पे साधी जाती थी कि आतंकवाद को यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो जम्मू के अंदर आतंकवाद को कौन बढ़ा रहा है, उनको शेल्टर कौन दे रहा है, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सवालिया निशान तो यकीनन इन्हीं लोगों पे है। लोग इतने जाहिल नहीं हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो समझते हैं कि होम मिनिस्ट्री किसके अंदर है और ये बॉर्डरों की सरहदों की जिम्मेदारी किन के हाथों में है। क्या ये मजबूत हाथों में है? कहाँ है वो मजबूत हाथ? क्या इसमें कोई धांधली हो रही है? जिस तर्ज पे ये लोग बाकियों को निशाना बनाते थे, आज सवालिया निशान इनके खुद के गरेबां पे है। ये इनको झांक कर देखना चाहिए। अगर कश्मीर के घाटी के अंदर जब 370 था तो मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर थी। आज जब 370 धारा टूट गई है, हिंदुस्तान जैसे ये बातें करते हैं हमने एक खूबसूरत मुल्क बनाया, उस खूबसूरत मुल्क के अंदर जम्मू के अंदर तो ये चीज़ें होती ही नहीं थी। आज के दौर के अंदर ये जम्मू के अंदर हालात ऐसे क्यों हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जितनी मेरी उम्र है मैंने जम्मू के अंदर ऐसे हालात नहीं देखे, है ना। और ये कई सालों से मैं देख रहा हूँ, जब से भाजपा का इक़्तिदार आया है और उसके बाद जम्मू के अंदर हालात, गुंडागर्दी, माफिया, ये वो, चोर बाजारी, मार लूट धाड़ जो भी है वो आज जम्मू के अंदर हो रहा है। और जम्मू के लोग सवाल तो करेंगे यकीनन, क्योंकि इन्होंने भी मैंडेट जो है भाजपा को दिया है और सरकार इस वक्त सेंटर में भाजपा की है और होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी, होम डिपार्टमेंट भी भाजपा के पास है। तो यकीनन लोग समझदार है। ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी ठीक है, अगर पाकिस्तान हमसे नफरत करता है, पाकिस्तान आतंकवाद चाहता है, यहाँ के माहौल को भंग करना चाहता है, लेकिन इस मुल्क की जिम्मेदारी तो भाजपा के हाथों में है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों के हाथों में है। तो उसकी सुरक्षा में अगर कहीं कमी है तो सवालिया निशान उन्हीं पर बिल्कुल। उठेगा। महराज मलिक जी, जो जनता हमसे आपसे सवाल पूछना चाहती है हमारे माध्यम से, वो हम आपसे करेंगे। उन्होंने कहा कि जो इन आतंकवादियों को शेल्टर करते हैं, जो आतंकवादी जो कि बेगुनाहों का खून बहाते हैं, उनके लिए किस तरह की सजाएं होनी चाहिए? एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब आतंकवादी आता है ना मैडम, ये बोलना बड़ा आसान है उनको क्या सज़ा दोगे। जब रात के अंधेरे में आपके घर में कोई आएगा बंदूक लेके, तो आप उसे खाना नहीं खिलाओगे। ये मत बोलिए, उनका गुनाह नहीं है। गुनाह जिनका है उनको पकड़िए, क्योंकि जो गुनहगार हैं जो बॉर्डर से इन्हें छोड़ते हैं। अब आप ही के घर में आ जाएं, आपका घर कहाँ है, यहाँ जम्मू के अंदर कहीं किसी के घर भी आ जाएंगे, तो गन पॉइंट पे आप क्या करोगे? क्या आप क्या फ़ोन करोगे? नहीं कर पाओगे। अपने परिवार की जब जिंदगी आप नहीं फ़ोन, ये बातें नहीं बोलनी है कि आप उनको पनाह दे रहे हैं। कोई भी आ सकता है, कोई भी खा सकता है। आप पुलिस वाले आएंगे धड़ल्लाशाही से लूट के लेके जाएंगे, कौन पूछेगा? पुलिस आए, आर्मी, गन पॉइंट पे कोई चोर आता है उसको हम लुटवा देते हैं सब कुछ। हम बात नहीं कर पाते हैं, हम वो अपना सोना लूटा हुआ वापस उससे कैसे लेते? खाली चाकू अगर हाथ में हो तो मुश्किल होता है। जब आपके पास बंदूक हो, ऑटोमेटिक हो, तो आपको पता चलेगा फलाने घर के अंदर खाना खाया तो उसको उठा के आप जैसे डालोगे, ये गलत बात है। ये हाँ, अगर उन्होंने लाया है उनको पाकिस्तान से या कहीं से, फिर बिठाया है, फिर उनके साथ, वरना मुझसे भी कोई पूछ सकता है, आपसे भी पूछ सकता है और किसी भी फर्द से पूछ सकता है, उसको पकड़ के उठा के लिया जा सकता है। जब जान पे बनाएगी तो उसके साथ चलना गुनाह नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपनी जान बचाना फर्ज है। अब देखिए, सवाल ये है कि किस इलाका भी कठुआ के अंदर गई, खाना खाया होगा उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है उन्होंने उन्हें कहा भी होगा। अब अगर उसको आप पकड़ेंगे, प्यार से पूछेंगे तो वो बताएगा। अब अगर उसको आप हाईजैक करेंगे, टॉर्चर करेंगे, बोलेंगे आए कहाँ से, आए क्यों, वो किसी को बोलेंगे? देखिए, जो लोग पाकिस्तान से आएंगे वो किसी को पूछ कर आएंगे। इसमें लोगों का कसूर नहीं, अलबत्ता लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार है। अगर अंदर आ जाते हैं तो लोगों को भी उतनी हिम्मत होनी चाहिए उनसे लड़ने की। अभी 4 दिन से एनकाउंटर चल रहा है, 4 दिन से चल रहा है। जिनके पास हथियार है, इतनी फौज है, इतनी ताकत है, ड्रोन है, फिर भी अभी तक बात नहीं बना था। घर वाला क्या करेगा, गांव के लोग क्या करेंगे, है ना। ये चीजें मैं मान सकता, हाँ, अगर कोई इनमें मिलावस है, कोई इनमें इन्वॉल्व है, वो बात अलग है। जो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में, अगर कहीं मजबूरी में आपके घर आ जाए, मेरे घर आ जाए, तो क्या ही बोलोगे आप उनको? उन लोगों को थोड़ी सी हिम्मत देनी होती है ना। अगर आप उनको टार्चर करोगे, आगे कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि लोग डरते हैं फिर। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पहले वहां पर बोलते हैं मैं कहाँ गिरा। अब उठाने से डर लगता है, अगर मैं ही उठा के ले जाऊं, वो मर जाए रास्ते में, तो लोग बोलेंगे इसी ने मार दिया, है ना। उस खौफ से, उस दलदल से निकालना है, ताकि हम लोगों की जानों को बचाएं और इस सिस्टम को रोकने में कामयाब हो जाएं। लोगों को उजागर करें, लोगों को सपोर्ट करें, लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और लोग ही तो हैं जो लड़ रहे हैं। महराज जी, एक सवाल है, हमारी एक बड़ी बहादुर बहन है एडवोकेट अन्ना दुरानी। उन्होंने कहा कि सरेंडर्ड मिलिटेंट्स को पार्टी में लेते हैं, इलेक्शन लड़वाते हैं बीजेपी वाले, और फिर पेट्रोटिज्म की बात करते हैं। मेरे नाम
नाम लेके सवाल पूछिएगा। जी मैम, आपका सवाल हमने पूछ लिया, अब जवाब महराज जी बोलिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखेंगे कि भाजपा इक़्तिदार चाहती है, भाजपा को कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत पहले भी कहा है कि सियासतदान का धर्म नहीं होता है, ना होना चाहिए। क्योंकि जब मैं बना हूँ, मेरे इलाके में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी जिम्मेदारी है सबकी हिफाजत करना, सबको बेहतर ज़िंदगी देना, सबके लिए काम करना। तो अगर मैं धर्म के मामलात को देखूँ तो फिर एक तबके को उठा के हटा के तो एक फिरके के लिए, फिर तो वो चीज़ राजनीति में नहीं होनी चाहिए। भाजपा तो सत्ता को हासिल करने के लिए धर्म के नाम पे धंधा तो करती है, लेकिन राजनीति करने के लिए उनको सब चाहिए। कश्मीर के लोग भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, पार्टियां भी खाएंगे, है ना। मुसलमानों की बात, सबका साथ सबके विकास की भी बात करेंगे। लेकिन जब हिंदुओं में जाएंगे तो फिर वहाँ पर फिर बात हिंदू मुस्लिम की आती है, क्योंकि जब मामला ही वही है, जब सच्चाई ही वही है, जब उनको वोट की ज़रूरत पड़ती है तब उनके पाँव भी पकड़ते हैं। तब ऊंच नीच उनके पास नहीं होता है। उसके अलावा ऊंच नीच, जब इनको जाति के लोग चाहिए तो बड़े चाहिए, जब इनको वोट चाहिए तो उनके घर में खाना भी खाने जाएंगे, है ना। तो ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और इनके गिरने का कोई आप अंदाज़ा मत लगा लीजिए, क्योंकि इंसानियत का गला भी जहाँ पर घोंटना हो तो घोंट कर सत्ता में बैठेंगे। तो अगर इनको उनकी, अगर पार वालों की भी, मोदी जी जब बने थे तो गए तो थे पाकिस्तान, है ना। उससे पहले तो क्या क्या नहीं बोले थे, बिरयानी खाकर तो आए थे पाकिस्तान से, है ना। तो इनका भरोसा मत कीजिए। अभी शेखों के साथ मिलके तो आते हैं, यहाँ मुसलमानों की बात करते हैं। आप पूछ लीजिए, ये सही बहन बोल रही है, कश्मीर के अंदर सरेंडर मिलिटेंट्स के साथ इनका उठना बैठना, इनका व्यवहार अच्छा है। मैंने कहा सत्ता को हासिल करने के लिए, अय्याशी करने के लिए इनको किसी के साथ भी खड़ा कर दो, ये हो जाएंगे। लेकिन जहाँ इनको माहौल ख़राब करके लगता है कि यहाँ से हमें वोट मिलेंगे, धर्म तो सस्ता है, धर्म को सस्ते में ये लोग वोट इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा शेखों के साथ आज भी खड़े हो रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। मोदी जी जब बाकी मुल्कों में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो यकीनन मुसलमानों के मुल्कों में जाकर उनको तो बुलाया भी जाता है। हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े फंक्शन हैं बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ नफरत का बाजार गर्म कर देते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और इनको लगे तो पाकिस्तान का ये मिलिटेंसी का इस्तेमाल भी करने में कोताही नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। हाँ, इनको क्या राजनीति करनी है ना, माहौल ख़राब करने में। इनको अगर माहौल ख़राब करने से लगता है कहीं फ़ायदा हो तो बड़ी बात नहीं है, और मैं कहता हूँ कि अगर ये इतना मतलब खुद को समझते हैं तो ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। महराज जी, एक हमारे फॉलोअर हैं इम्तियाज़ अहमद जी। महराज सर को बोलो आई लव यू फ्रॉम इम्तियाज़, लव फ्रॉम कश्मीर, बेसिकली आई एम एट दुबई नाउ। इनके लिए क्या चलो, थैंक यू। नहीं, दुबई में है ना, हर कोई जीना चाहता है। ये भी अपने रोज़गार के लिए कहाँ पहुँचे अब दुबई, है ना। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बेहतरी होती है, और मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, चलो ये भाई मेरा समझ जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के अंदर जो अच्छा तबका है ना, अच्छा तबका, वेल एजुकेटेड, जो सूझबूझ वाला है, जो तरक्की कर सकता है, इस देश को, इस मुल्क को कुछ बेहतर दे सकता है, वो सारे बैरून गए हैं, वो सारे बाहर गए हैं। यहाँ जो बचा कुचा है हम लोग हैं, जो मतलब जा सकते थे या जाना चाहते थे या किसी कारण नहीं गए, वो घर में बैठे इस वक्त माहौल को देख रहे हैं। जैसे मैंने वो सुनीता विलियम्स की बात बताई, अगर वो अपने देश के अंदर होती तो खला में नहीं गई होती, है ना। अगर अपने देश के अंदर वो गई बाहर, उसको वहाँ वो स्कोप मिला, वहाँ से उसने इतना बड़ा ओहदा, मतलब दुनिया ने उसे देखा और उसने भी दुनिया को बहुत दूर से देखा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बाहर बहुत सारा हमारा अच्छा तबका गया है, करीम इस देश की गई है। मैं चाहता हूं अगर वो वापस लौट के आएंगे अपने मुल्क के अंदर, वो काम करेंगे। यकीनन बड़ी बड़ी कंपनीज़ में सीईओज़ को देखता हूं, बड़े बड़े ओहदों पे देखता हूं, तो हमारे देश के लोग हैं। अगर वही लोग हमारे देश के अंदर होंगे तो मुमकिन है बेहतर मुल्क बनाया जा सकता है। महराज मलिक जी, एक सवाल मैं भी आपसे करूंगी। वो 90s का दौर या उसके बाद लगातार आपने देखा था आतंकवाद पीक पर था। आप नहीं मानते, चाहे किसी की एफर्ट्स की, चाहे भारत सरकार की बात करें, हमारे सुरक्षा बलों की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की या एजेंसीज की, काफ़ी हद तक फ़र्क भी आया है, गिरावट भी आई है। इससे कोई, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि घाटी में हर दिन कोई ना कोई टारगेट किलिंग होती थी, मजलूमों की जाने जाती थी, मासूमों की जाने जाती थी। इसमें क्या है कि जो देश के अंदर नक्शा बताया जा रहा है उसमें मुस्लिम्स को जो है आतंकवाद बताया जाता है। आपने 90s की बात की, लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है, लेकिन आप सारे मुस्लिम्स को उस कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हो। अगर कश्मीर के अंदर आतंकवाद था, आर्मी का साथ दिया तो मुस्लिम था।
अगर मिलिटेंसी का मुकाबला किया तो मुसलमान भी मिलिटेंट्स थे, लेकिन मुस्लिम ही है जिन्होंने उनको रोका है। और ये चीज़ें मैंने अपने खिताई चनाब के अंदर देखी है। मैंने कहा कि एसपीओज एसओजीज के लोग फ्रंट लाइनर थे, 1000 रुपये पर उन्होंने काम किया और मुस्लिम थे। बहुत सारे ऐसे चेहरे मेरे सामने हैं जिन्होंने इस पर काम किया और बहुत लोग ऐसे हैं। लेकिन देश के अंदर जो सवाल है इस वक्त, वो लगता है इनको कि पूरा मुस्लिम तबका उसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है। आप 90s की बात कर रहे हैं, मैंने आपको यही कहा कि आतंकवाद से देखो कि हुआ क्या, नुकसान किसको हुआ ज़्यादा। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी से ज़्यादा मुसलमान मरे। मुसलमान हो सकता है वो एक वक्त था जब कश्मीरी पंडितों का के साथ जुल्म हुआ, मैं मानता हूँ इस बात, लेकिन वो कुछ लोग थे, करने वाले कुछ लोग थे। आज भी कुछ कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर हैं, ऐसा नहीं है। आज भी टूरिस्ट कश्मीर के अंदर जा रहा, वो एक आदमी होता है। यहाँ भी तो किसी ने एक चाकू मार दिया, वो आतंकवादी नहीं है। जिस आदमी की जान लेने वाला बिल्कुल आतंकवादी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देश के अंदर ऐसे बहुत सारे मामला हैं। अब ये है कि उनके पास बंदूक नहीं है, कोई चाकू से मारे या गले में फांसी का फंदा ला ले या राड से मारे, आतंकवादी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक माहौल बनाया गया है कि मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है। ऐसा नहीं है। आप मुसलमानों का इतिहास जब उठाकर देखेंगे, इस मुल्क के लिए क्या दुनिया के अंदर एक अहम रोल अदा किया है। और मिलिटेंसी से जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो माहौल भाजपा बना रही है ना, मुसलमानों को टैग लगा रही है, नहीं ये लोग हैं। आज भी देख लीजिए शहीद हुए हैं, कितने लोग शहीद हैं इस देश के लिए, कितने मुसलमानों ने कुर्बान। ये झूठ, देखिए एक होता है झूठ, एक होता है सच्चाई। आपको इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। अगर मैडम आपको 1947 को मैंने नहीं देखा, लेकिन जिस दौर में मैं पला बढ़ा हूँ, मैंने अपने दौर के अंदर मुसलमानों की कुर्बानियाँ इस देश के लिए देखी हैं। अगर आपको शौक होगा, आप इस वक्त भी FIR खोल कर देख लीजिए। इस वक्त भी खिताई जनाब की कश्मीर की देख लीजिए, जहाँ पर मुसलमानों का एक अहम रोल रहा है मिलिटेंसी को ख़त्म करने में। ये बात अलग है कि वक़्त के साथ बदलाव आया है, इंसान की सोच बड़ी हुई है ना। अब जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक है, आतंकवाद ऐसे ही मामले होते थे, लेकिन ये बात अलग थी, तब कश्मीर में होते थे। आज जम्मू पहले जो है, मैं एक बात कह चुका हूँ ऑलरेडी कि पहले ये कहा करते थे कि आतंकवादियों को समर्थन कश्मीर की पॉलिटिक्स देती थी, कश्मीर के लीडर्स देते थे। अब तो अब जम्मू के अंदर मिलिटेंसी को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। अगर पहले वो लोग करते थे, अब कौन लोग हैं? ये सवालिया निशान बहुत बड़ा है। चाहे वो कोई पुलवामा के मामले हों या कई और मामले हों या कुछ भी हो, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये शहीदों का दिन है, यहाँ शहीद हुए हैं लोग, हमारी उनके साथ ताज़ियत है, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी है। लेकिन एक सवाल और LG के साथ हमारा रहेगा कि जिन लोगों की शहादत हुई है, क्या उनके परिवार के साथ इंसाफ होगा? उनका एक परिवार है और जो ऑलरेडी जो उन चीज़ों से झुलस रहे हैं। किसी ने 10 साल पहले शहादत दी थी, 15 साल, मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं। अगर आपको देश को इतनी हमदर्दी है शहीदों के साथ, मैं तो हमदर्दी रखता हूँ, क्या उनके परिवार के साथ भी आप वही हमदर्दी रखते हैं? क्योंकि शहीद होने वाला तो अपनी ज़िंदगी दे गया, क्या उसके पीछे जो एक परिवार है, क्या उस परिवार के बारे में सरकार सोच रही है? मेरा जी अब आखिरी सवाल और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ। 2010 के बाद अगर कोई भी रिक्रूट होता है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हमारी आर्मी है, चाहे अन्य एजेंसीज हैं, बेल्ट फोर्स के जितने भी लोग हैं या अन्य जो डिपार्टमेंट में, 2010 के बाद उनको कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। अगर वही 2010 के बाद कोई MLA बनता है, सांसद बनता है, उनको पेंशन है। देखिए, ये दोहरा मापदंड क्यों एक ही देश में? ओल्ड पेंशन होना चाहिए, इसमें आपको दो राय नहीं, क्योंकि उम्र का तकाजा रहता है। अब ऐसा माहौल है, ये ज़रूरी नहीं आपके बेटे आपके साथ होंगे, आपकी बहुएं आपके साथ होंगी। एक वक्त आता है जब इंसान अपनी एक बहुत बड़ी ज़िंदगी देता है, 50-60 साल एक उम्र होती है एक इंसान की, यही उम्र होती है, और ये समर्पित करता है देश को या अपने डिपार्टमेंट को, जिसमें भी हो, डिपार्टमेंट हो या देश, वो तो देश ही होता है। तो उसके बाद उस परिवार में उसमें एक उम्र आती है 60 साल के बाद, फिर वो कमज़ोर हो जाता है। जब वो जवानी के दिन अपने देश को देता है, उसमें देश के लिए वो काम करता है, फिर जब वो बुढ़ापे में चले जाता है तो उसका ख्याल कौन करेगा? इसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार ने ये थोड़ा गलती की है क्योंकि उनको एहसास नहीं है, उन्होंने अपने बैंक्स जो हैं खरबों के भरे हुए हैं, उनको क्या फिक्र है? उन्होंने अपना एक पहचान बनाई, लेकिन उस आदमी के बारे में सोचो जिसने अपनी ज़िंदगी, असली ज़िंदगी, देखिए 18 साल तक तो बचपना होता है, 15 साल तक, लेकिन 18 साल के बाद जब अच्छी ज़िंदगी होती है गुजारने वाली, वो जब आप
एक मुल्क को दे रहे हो, तो फिर जब 60 साल के बाद हो जाते हो फिर बोलेंगे आप कौन और हम कौन, है ना। उसका ख्याल करने के लिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम है और मुझे लगता है उसे लागू होना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में उसकी ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद इंसान जीता भी कितना है, 60 साल के बाद 70 साल। ये हमारे उन भाइयों की है जो आज भी कहीं ना कहीं सीना ताने आतंकवाद के सामने हमारे बेल्ट फोर्स के जवान खड़े हैं, हमारे इंडियन आर्मी के खड़े हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, उन्हीं के लिए सवाल था और हमने किया है। सुनिए, और अन्य जो विभाग के लोग हैं जो कार्यरत हैं जनरल डिपार्टमेंट में, उनका ये सवाल था। और क्या लगता है आप 7 तारीख को फिर से असेंबली का सेशन 3 दिन का होगा, उसमें प्रश्न आप रेज करेंगे? ये बिल्कुल, ऑलरेडी हमने ये दिया है ओल्ड पेंशन को लेकर। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको एक सिंपल बात बताई, एक आदमी जब अच्छी वाली उम्र, करीम वाली जिंदगी जब आपने दे देता है, तो फिर जब उसके बुढ़ापे का वक्त आता है, उसमें जब वो मजदूरी के काबिल भी नहीं होता, तो उसको आप किस हाल में छोड़ रहे हो, है ना। ये सवाल ये मेरा नहीं, अगर मैं हूँ बड़ा तो मैं समझ सकता हूँ कि उस उम्र में कहाँ जाएगा, जब उसको कोई उसकी बात सुनने वाला कोई, वो अगर कहेगा ना मैंने अपनी जिंदगी दी है, मैंने अपने दौर के अंदर ये किया, कौन मानेगा। अरे अगर लोग नहीं मानेंगे, सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए कि यार इस उम्र में इसको हमारी तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए। और फ़र्ज़ बनता है जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं उस मुल्क के लोगों को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है और उनकी ज़िम्मेदारी संभालनी है। जिसने इस मुल्क को संभाला है उसको संभालने के लिए वो वक्त आता है जिसमें सरकार का अपना योगदान होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए एनकाउंटर पे बात हुई है, नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा माहौल नहीं देखना चाहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो शांति को भंग करना चाहते हैं और लोगों के अंदर जो दिमाग के अंदर जो जहन के अंदर बातें हैं उनको निकाल दीजिए। फ़िलहाल ये सवाल भाजपा से है, उनके नेतृत्व में सारी चीज़ें हैं और सवालिया निशान उन्हीं पे है कि आज के इस दौर के अंदर भी पाकिस्तान से ऐसे लोग कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जनता के चहेते युवाओं की एक नई उम्मीद महराज मलिक MLA, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये सवाल मेरा भाजपा से, LG मनोज सिन्हा से है, जो मजलूम लोगों की जाने गई हैं, क्या उनके परिवारों के साथ इंसाफ होगा। ये भाजपा के नेतृत्व में, क्योंकि अगर बात करें होम मिनिस्ट्री की तो वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उसके बाद भी जो लोग सीमा पार से यहाँ पर आकर हमारे जम्मू को दहलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है, उन्हें कौन शील कर, कैसे वो सीमा पार से यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये जनता का सवाल था, हमारे पुलिस वालों का सवाल था, हमारी आर्मी का सवाल था, हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी जो 2010 के बाद जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, ये उनका सवाल था कि ओल्ड पेंशन स्कीम ज़रूर लागू होनी चाहिए। महराज मलिक जी ने भी कहा, इसके बारे में भी असेंबली में ज़रूर हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जो इंसान अपनी पूरी गोल्डन पीरियड विभाग को देता और अंत में उसे जब वापस बुढ़ापे में आता है तो उसे पेंशन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो ज़िंदगी का अच्छा समय विभाग को दिया आखिरी टाइम में यानी कि बुजुर्गी में उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल जो भी वार्तालाप हुई है महराज मलिक के साथ, आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।